मेरा नाम कोमल है। बहुत समय तक मुझे इसके मायने नहीं पता थे। एक बार मेरी माँ मुझे एक पेड़ के पास ले गई और उन्होंने मुझमें उसमें अभी अभी आई नई पत्तियों को छूने को कहा। छोटे छोटे रंग की हरी अत्यंत कोमल पत्तियां वो कोमल कहलाती हैं। माँ ने कहा था कि वो मैं हूं। मैंने माँ से कहा कि माँ ये तो बहुत कमजोर है। तो माँ ने मुझसे कहा कि ये कमजोर नहीं है, ये कोमल है जो कि तू है। तब मैंने माँ से कहा था कि अगर ये कोमल पत्तियां मैं हूं तो इसकी ये जड़ आप है। इस बात को बहुत पहले भूल चुका था। हेलो जी, ठीक 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 है। गांव से सोनी जी का फोन आया था। कह रहे थे कि कल रात को माँ अचानक चल बसी। मैं काम में व्यस्त था तो मैंने ठीक है कहकर फोन रख दिया। लेकिन काम में मेरा मन नहीं लगा। मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा। अरे सुनो, जरा मुझे देखकर बताना कहीं मुझे बुखार है क्या? नहीं तो यार, कल रात मेरी माँ की डेथ हो गई और फिर मैंने अपने दोस्त की आंखों में वो देखा जिसे मैं इतनी देर से खुद में खोज रहा था। मेरी सांसें तेज चलने लगी। मैं घर आ गया। इसके बाद मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। मैं बैठना चाहता था, मैं लेटना चाहता था। तकिया, ढेर सारी रजाइयां। मैं छुप जाना चाहता था। मैं मां की कोख जैसी सुरक्षा ढूंढ रहा था। मैं सुबह 4 बजे से जाग रहा हूं। सुबह इतनी धीमी गति से होती है, मैंने पहली बार अनुभव किया। सुबह के 6 बज चुके थे तो मैं तैयार हुआ और एयरपोर्ट के लिए निकला। मैं एयरपोर्ट अपने समय से थोड़ा पहले आ गया था तो मैं एक जगह बैठा और अपनी फ्लाइट का वेट करने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो धीमे धीमे चलती हुई जा रही थी।
देखकर मुझे अपनी माँ की याद आने लगी। नहीं नहीं, मेरी माँ कभी इतनी बूढ़ी नहीं थी। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैं उठा, उस बूढ़ी औरत की तरफ लपका। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। माँ, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। वो औरत शायद कुछ घबरा गई, मुड़कर जाने लगी। माँ, वो औरत पूरी तरह घबरा गई थी। वो मुझे पागल पागल कहने लगी। कुछ लोगों ने हमें आकर घेर लिया और मुझे वहां से हटा दिया। मैं नहीं जानता कि मैं उस बूढ़ी औरत से क्या कहना चाहता था। शायद मैं मां से संवाद चाहता था, जो कि बहुत पहले बंद हो चुके थे। फ्लाइट में बैठते ही मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आने लगे जब मैं अपने घर की खिड़की से कभी किसी हवाई जहाज को उड़ते हुए देखता था। मैं दौड़ता हुआ माँ के पास जाता। माँ मुझे 1 रुपए का सिक्का देती और कहती कि जाकर पेड़े ले आ, आज हम पेड़े खाएंगे। हवाई जहाज के लिए पेड़े शायद इसलिए थे क्योंकि वो बहुत कम हमारे गांव से गुजरते थे। अगर वो ज्यादा गुजरते तो हम पेड़े से बताशे पर आ जाते। मेरे बड़े होते होते कभी कभी हमारे गांव से 2 हवाई जहाज निकल जाते थे, लेकिन दूसरे जहाज की आवाज को ना मैं सुनता था ना माँ। हम दोनों मौन हो जाते थे और अपने आप को किसी काम में व्यस्त कर लेते थे। फ्लाइट अपने समय से पहुंच चुकी थी। मेरा गांव यहां से 90 किलोमीटर दूर था, इसलिए मैंने एक टैक्सी की और अपने गांव की तरफ चल दिया। आज से 2 साल पहले मैं इस गांव में आखिरी बार आया था। तब मेरी मां से वो मेरी आखिरी मुलाकात थी, जो कि बहुत डरावनी थी। धीरे धीरे और छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके हमने उसे घर कहना शुरू किया था। मैं और मां एक साथ बहुत खुश थे। दोनों बिना वजह एक दूसरे से नाराज हो लेते थे, हंस लेते थे। लेकिन तब मेरे घर में कुछ लोग आने लगे। वो लोग जिन्हें लेकर मैंने पहली बार डर महसूस किया। दिन के उजाले में आते, मां के साथ बैठते, हंसते, बातें करते, रात के अंधेरे में खोने लगते। ये वो समय था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मां बहुत खूबसूरत है। उनका लंबा पतला शरीर है, काले घने बाल हैं, उनका तामाई रंग है। वो मेरी मां है। मां ऐसी नहीं होती। मेरे दोस्तों की मां तो बूढ़ी होती जा रही थी, तो मेरी मां क्यों एक उम्र पर रुकी हुई थी? मैं अपनी मां को बूढ़ा होते हुए देखना चाहता था। इसलिए एक दिन मैंने सोते वक्त अपनी मां से कहा, मां, क्या आप बहुत खूबसूरत हैं? और मां ने कहा कि क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? मैं मां का जवाब सुनकर घबराने लगा। मां मेरे नजदीक आई थी, मैंने उन्हें झटक दी।
और मैं गुस्से में उठकर बाथरूम आ गया। टैक्सी मेरे गांव में आ चुकी थी। मैंने इस गांव में बहुत परायापन महसूस किया। 2 साल पहले जब मैं यहां आया था तो इस गांव को लेकर एक गुस्सा था मेरे मन में, लेकिन आज वो भी नहीं है। इस गांव से मेरे नाते खत्म हो चुके हैं। मैं शहर आ चुका था, शहर में जम गया था, काम करने लगा था। मैं मां से कहता रहता था कि मां आप मेरे साथ चलकर शहर में रहिए, इस गांव में क्या रखा है। और मां एक ही बात पर अड़ी रहती थी कि मेरी सारी जिंदगी इसी गांव में बीती है तो मैं यहीं रहूंगी। और अगर कभी कभार आ भी जाती थी तो उन्हें जाने की जल्दी होने लगती थी। और इसी बीच मेरा पहला कहानी संकलन छपा, अनकहा। उस दिन मां मेरे साथ थी। मैं और मां बहुत खुश थे। मैं और मां खाना खाने के लिए बाहर गए हुए थे और मां ने मुझसे कहा, तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलिए ना मां। वो तुम सोनी जी को जानते हो ना, वो जो वकील है? हाँ। ना कहकर मां चुप हो रही थी। क्या हुआ मां सोनी जी को? वो मेरे साथ रहना चाहते हैं। रहना चाहते हैं क्या? लेकिन उनका तो अपना घर। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता मैंने मां का चेहरा पढ़ दिया था, जिस पर उस रात का साया था जब मां ने मुझे कहा था कि क्या वो शादी करना चाहती हैं। मैं डर गया, कहीं वो बात तो नहीं है। नहीं, वो मेरी मां है। पिताजी मेरे सपने में आते हैं। भले मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी मां कौन है, मेरे पिताजी कौन है। पता नहीं क्या क्या मेरे दिमाग में उबलने लगा। मां मुझे बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। अगली सुबह मां चली गई। उसके बाद मैंने कभी नहीं जानना चाहा कि वो कैसी है। मैं कभी कभी कॉल कर लेता था कि वो क्या कर रही हैं, क्या हो रहा है। अपने संवादों को कभी वहां तक पहुंचने ही नहीं देता था। एक चश्मा मैंने लगा लिया था जिसके आर पर मुझे सिर्फ वो दिखता था जो मैं देखना चाहता था, और चीजों के पीछे के सत्य में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने लिखना छोड़ दिया, अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। लेकिन तभी मेरे गांव से दोस्तों के फोन आने लगे। वो लोग घुमा घुमा कर मुझसे मां के बारे में पूछते थे। तो मैंने गांव में अपने एकमात्र दोस्त सुधीर को कॉल किया। सुधीर से पता चला कि मां और सोनी जी अब साथ में रहते हैं। मां ज्यादा बाहर नहीं जा पाती। कभी कभी लोग पीछे बोल लेते थे, लेकिन अब सीधे ताने मारने लगे। बहुत कुछ सुधीर मुझे बता रहा था जो मैं नहीं सुनना चाहता था, इसलिए मैंने फोन रख दिया। अब मैं अपनी व्यस्तताओं के पीछे छुपकर नहीं बैठ सकता था। मुझे इसे किसी भी तरह सुलझाना था, इसलिए मैंने अपनी फ्लाइट की टिकट कटाई, गांव गया और सीधा अपने घर पहुंचा। लेकिन इस बार मेरे घर का दरवाजा सोनी जी ने खोला। अरे तुमने बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। अरे देखिए कौन आया है, आपका गोपाल। मैंने सोनी जी के ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, सीधा अपने घर में अंदर चला गया। मैं मां के कमरे में गया। मां, आप बैठिए बैठिए। ये क्या हुआ है मां आपको? अरे इनकी तबीयत खराब है,
मैंने ना बहुत कहा कि तुम्हें बुला ले, पर ये मेरी बात ही नहीं सुनती। तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? सोनी जी की बात को मन ही मन चबा रहा था। ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मेरी मां कैसी है कैसी नहीं है? कुछ दिन रुकोगे? मैं सोनी जी के सामने बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें घूर कर देखने लगा। वो सहमे हुए से मेरे सामने बैठे थे। ये अब घर के सदस्य हैं। मां सीधी बात पर आना चाहती थी। देखिए मां, मैं आपको लेने आया हूं। मैंने आपकी फ्लाइट की टिकट करवा ली है और आप मेरे साथ चल रही हैं। देखा आपने कितना प्यार करता है मुझसे। मां, मैं आपकी टिकट करवा चुका हूं और आपको इस बार मेरे साथ चलना ही होगा। ले जाएगा मुझे? रख पाएगा अपने साथ? अरे क्यों नहीं रखूंगा? आप मेरी मां हो। मां, वही मां जिससे अब तुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। तभी तो तू भागा भागा आया है ना। हाँ, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता? तुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा है। मां, आपको पता है बाहर लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। अच्छा लगता है आप दोनों को इस उम्र में ये सब करना? मां, आप मेरे साथ चल रही है बस। कुछ समय पहले मैंने दुकान खोली थी जिसमें मैं लोगों को उनकी जरूरत का सामान बेचती थी। मुझे लगा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। फिर एक ख्याल आया कि मैं तो सिर्फ एक जरिया हूं। कोई और है जो ये चीजें बनाता है, मैं लोगों तक पहुंचा देती हूं। तो मैं क्या चाहती हूं? फिर मैंने वो दुकान बंद कर दी। अब मैं लोगों को कुछ नहीं बेच रही हूं। अब तुम्हें भी। मैं वहां कुछ और देर रुकना चाहता था, लेकिन मां की बात सुनने के बाद ये मुमकिन नहीं था। ये मेरी मां से आखिरी मुलाकात थी। टैक्सी मेरी गली के पास आ गई थी। रास्ते में मुझे सुधीर मिला। उसने कहा कि वो अर्थी का कुछ सामान लेने जा रहा है, मैं घर के अंदर जाऊं। मैं घर के अंदर गया। भगवान वाले कमरे से धुआं उठ रहा था। मैंने वहां जाकर देखा तो जमीन पर मां का शव रखा हुआ था। सोनी जी मेरे सामने खड़े हुए, उनकी आंखें लाल हैं, वो जोर जोर से रो रहे हैं। मेरी मां अभी भी सबकी माओं से अलग है। वो अभी भी खूबसूरत है, लेकिन उनके माथे पर मुझे इंतजार दिखाई दिया। लंबा इंतजार। सोनी जी के बच्चे रोने लगे। मुझे लगा मैं इन सबसे माफी मांग लेता हूं, यहां होने के लिए, या मैं यार नहीं था इसलिए। सुधीर आ गया।
वो लोग माँ को ले जाने लगे। माँ को सूखी लकड़ियों पर लेटा देखकर मेरे मन में आया कि मैं मासूम गया, मैं कोमल नहीं हूं। तब कोमल ना बस मैंने खो चुका, ऐसे मैं सूखा पत्ता हूं जो अपने पेड़ से नीचे लगा। क्या वो समय वापस आ सकता है जब मैं कोमल था, जब माँ ने मुझे पहली बार कोमल दिखाई थी, जब मैं और माँ पेड़ खा लिया करते थे, या कम से कम वो समय जब मैं मां से नाराज होकर चला गया था। काश कोई ऐसा प्लेन होता जिसमें बैठकर हम उस समय के पीछे जा पाते, कुछ लोगों से थोड़ी बात कर लेते, सुन लेते, समझ लेते, उनके साथ बैठ लेते, हंस लेते, गले लगाकर रो लेते। मां हमारे लिए महज एक शब्द है जिसकी परिभाषा हमारे खून में है। जब वो व्यक्ति उससे हटकर कुछ करता है तो वो उस शब्द की परिभाषा को लांघ रहा है, जिसे कैसे सहन करना है या हमें कभी नहीं सिखाया जाता। मेरी मां किसी को कुछ नहीं बेच रही थी। काश ये बात मैं पहले समझ पाता। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के 8वें सत्र से। ये मानव कौलजी द्वारा लिखी हुई एक कहानी थी माँ, उनकी किताब ठीक तुम्हारे पीछे से, जिसे मैंने अपने इंटर्नशिप के पहले प्रोजेक्ट के लिए मैंने चुना और उसे अपने हिसाब से डिजाइन किया और परफॉर्म किया। और ये हमने अपने घर में किया है क्योंकि इस वक्त कोरोना के कारण लॉकडाउन है और हम बाहर नहीं जा सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि हम ऐसे में भी अपना काम कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को और हमारे वर्तमान निदेशक महोदय श्री आलोक चटर्जी जी को,
कि उन्होंने हम विद्यार्थियों को ये मौका दिया कि हम अपनी इंटर्नशिप लॉकडाउन के दौरान भी कंटिन्यू कर सकें। जी धन्यवाद, थैंक यू।